हेलो गाइस, आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड मस्ट वीवीआई साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। जो पार्ट 1 वीडियो होगा, इसमें हम तब 50 प्रश्नों को देखेंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से मिली जुली होगी, ठीक ना। और फिर उसके बाद पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग समय को बचाते हुए और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ, काफी आपको हेल्पफुल होगी और आपके 6 क्लास को बेहतर ढंग से साइंस समझने में मदद भी करेगी। चलिए, प्रश्न है हमारा पहला कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें किस प्रकार के फसल से होती है। कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है, हमारे शरीर को पोषक तत्व, विभिन्न पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक ना, खनिज लवण, ये सब, जल। तो इन सब में से हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति किसके द्वारा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति ना अनाजों से होती है। किसके द्वारा? अनाजों के द्वारा। अनाज यानी गेहूं, चावल, मक्का, इन सब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वसा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो वसा की प्राप्ति ना तेलहन से होती है। किससे होती है? तेलहन, तेल वाले पदार्थ समझ सकते हैं, जैसे सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों, सोयाबीन, ठीक ना। सूरजमुखी का भी तेल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की प्राप्ति किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन की प्राप्ति ना दलहन वाली फसलों से। किससे होगी? दलहन से। दलहन यानी कि जो भी दाल हम लोग खाते हैं, चना की खाए, मसूर का, अरहर का, ये सब, ये दाल वाली जो फसलें हैं, उससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जल तो ऐसे ले ही लेते हैं, और खनिज लवण जो है वो कहां से मिलते हैं? तो साग सब्जियों से, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे सामने दिया गया है कि आयोडीन की अगर हमारे शरीर में कमी पड़ जाए तो कौन सी रोग होगी। तो यहाँ ना घेट के पास क्या होता है, यहाँ एक थायराइड ग्रंथि है, ठीक ना। वही ग्रंथि बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है? तो आयोडीन की जब कमी होती है ना, तो ज्यादा उसको वर्क करना पड़ता है, और वर्क ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे एक मतलब घेघ की तरह निकल जाता है, जिसको घेघा रोग कहते हैं, ठीक ना। घेघा, गलगंड, या इसको और क्या बोलते हैं? गलगंड, या ग्वाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। तो इतने नाम हो सकते हैं आपके, ठीक ना। तो आप ये तीनों नाम को याद रखें कि घेघा भी बोलेंगे, गलगंड भी बोलेंगे, या फिर ग्वाइटर भी बोलेंगे, ठीक है। और ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ना हम संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा आहार खाया जाए जो हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति कर दे, उन आहार को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। जैसे चना हो गया, गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, इन सब में क्या है? लगभग संतुलित आहार हमें मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसके संयोग से बनता है? चलिए अब प्रश्न आ गया हमारे सामने कि कार्बोहाइड्रेट की जो मतलब बनते हैं ना, वो किसके संयोग से? ये शर्करा यानी कि चीनी और स्टार्च की मदद से बनते हैं, ठीक ना। बहुत ही मतलब ऊर्जा की जरूरत के लिए लेना पड़ता है हमें। जल की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो हमारे बॉडी में अगर जल की कमी हो जाए, ठीक ना, डिहाइड्रेशन भी बोलेंगे, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण। क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण, मतलब जल की शरीर में कमी। जल लगभग 65% हमारे बॉडी में होना चाहिए, मतलब रहता भी है। उससे अब अगर कम होने लगे तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाएगा। तो जल हमें पूरा भरपूर पीना चाहिए। कौन पैसा लग रहा है ना। चलिए, स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक को क्या कहते हैं? तो स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक को क्या कहेंगे? तो पोषक तत्व कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? पोषक तत्व। पोषक तत्व की हमारे शरीर की जरूरत होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग ना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो ये होती है रतौंधी। कौन सी रोग होती है? रतौंधी। और बी के कारण तो बेरी बेरी, और सी के कारण तो हम जानिए गए, ये तो क्वेश्चन में खुद था, स्कर्वी। और डी की कमी के कारण क्या होते हैं? तो रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। चलिए, ये विटामिन डी हमें मुफ्त में कहां से मिल जाता है? सूर्य प्रकाश से, ठीक ना। ऐसे दूध में भी रहेंगे। लोहा हो गया। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता की रोग होती है, एनीमिया की। किसकी रोग होती है? रक्त अल्पता, एनीमिया हो जाता है, ठीक ना। अब ये रक्त अल्पता क्या है? एनीमिया रोग। तो हमारे शरीर में ना जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि खून की कमी हो गई, ठीक ना। क्या कमी हो गई? हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, जिसके कारण कि वो ऑक्सीजन को लेकर और बढ़िया से हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचा नहीं पाएगा, और बढ़िया से मान लीजिए कि श्वसन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज का विखंडन भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी का कारण है।
चलिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अभी 6 क्लास के लेवल पे है, तो इसलिए ठोस, द्रव और गैस। आगे चलेंगे तो इसको मुख्य रूप से तो यही 3 ही है। इसके अलावा प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये 9th क्लास में जाते हैं, तो वहां हम चौथा और 5वीं अवस्था के बारे में भी जानते हैं। चलिए आगे हुए, ठोस पदार्थ जो जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलेंगे घुलनशील पदार्थ। क्या बोलेंगे? घुलनशील पदार्थ। जो घुल जाए वो घुलनशील पदार्थ, और जो नहीं घुले वो अघुलनशील पदार्थ। क्लियर ना? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस पदार्थ में विलय को घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? एक होता है विलय, एक होता है विलायक, और दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन। ठीक ना? तो विलय यानी कि जो क्या हो जाए, घुल जाए, और विलायक जो किसी को विलवा दे, तो हम उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। जो किसी विलय पदार्थ को अपने से होकर घुलाता है उसे हम विलायक बोलते हैं। जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी, चीनी पानी में क्या बोला जाए? तो पानी जो होगा ना वो होगा विलायक, और चीनी होगा हमारा विलय। ठीक ना? ये विलय है, जाएगा तो घुलेगा, और ये क्या है? तो ये है विलायक। अब बातें यहां एक आती है कि जल जो है ना हमारा यूनिवर्सल विलायक है। ठीक ना? चलिए, और ये दोनों मिल जाए तो क्या बना ले? बिलियन। क्या बनाएंगे? बिलियन बनाएंगे। सॉरी, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। ये दोनों मिल जाएंगे तो इन्हें हम बिलियन बोलेंगे। क्लियर ना? आगे, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा आ सके उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। चलिए आगे हमारे पास प्रश्न है, वे पदार्थ जो प्रकाश को ही होगा, ठीक ना, को केवल एक भाग को ही अपने अंदर से होकर गुजरने देते हैं उसे क्या कहते हैं? या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश के कुछ ही भाग को अपने से होकर गुजरने देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अर्धपारदर्शी पदार्थ। और अर्धपारदर्शी नहीं है, यहाँ देखिए ये परभासी ही ना अर्धपारदर्शी है। ठीक ना? इसी का नाम अर्धपारदर्शी माने थोड़ा थोड़ा जाने देगा, अर्धपारदर्शी तो यही है। ठीक ना? चलिए परभासी कह सकते हैं उसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो साफा नहीं गुजरने देगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। इनके एग्जाम्पल अभी तक नहीं लिखे, तो पत्थर, लकड़ी, मानव शरीर भी हो जाएगा। लकड़ी, मानव शरीर ये भी हो सकता है एग्जाम्पल में। साइंस में एग्जाम्पल के ऊपर खूब क्वेश्चन रहते हैं। पारदर्शी में क्या हो जाए? कांच हो जाए, साफ जल हो जाए, जल में भी साफ जल, गंदा नहीं, साफ जल। ठीक ना? हवा हो जाए, ये सब पारदर्शी के एग्जांपल है। ठीक ना? एटीसी। और परभासी के क्या एग्जांपल हो जाए? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, या फिर क्या हो सकता है? तेल लगा कागज। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो ये हो सकते हैं घिसा हुआ कांच। क्या हो सकता है? घिसा हुआ कांच। क्लियर है? ये सब एग्जाम्पल परभासी के होंगे। चलिए यहां पदार्थ होगा। ठीक ना? पदार्थ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए प्रश्न है, जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाम सुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुचालक। चायक नहीं बोलेंगे, कुचालक भी नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? सुचालक। ठीक है? गुड कंडक्टर। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा तथा ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कुचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक। कुचालक पदार्थ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत होता है? विद्युत का चालन होता है, ऐसे प्रश्न रहेगा। विद्युत का चालन होता है। ठीक ना? तो ये किसमें विद्युत का चालन होगा? प्लास्टिक, लकड़ी और नमक में तो होगा नहीं। होगा किसमें? सोना में। सोना विद्युत का अच्छा चालन होता है। और सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। सबसे अच्छा जो चालक है विद्युत का वो कौन है? चांदी। ठीक ना? जब कोई वस्तु स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है, उसमें होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? तो जो जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, ठीक ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पदार्थ। उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है? मनुष्य किस जीव का उदाहरण है? यहाँ पे किस होना चाहिए। किस जीव का उदाहरण है? तो ये ना बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय में क्या आ जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब।
आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ यहाँ पदार्थ होगा, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। और दो या दो से अधिक से मिलकर बनते हैं वो क्या हो जाए? अशुद्ध पदार्थ। चलिए आगे, जब एक ही प्रकार या समान प्रकृति के घटकों से मिलकर बना पदार्थ को क्या कहते हैं? ये समांगी होते हैं। क्या कहलाएंगे? समांगी। और विषमांगी कौन होते हैं? जिनमें सभी घटक एक समान नहीं होते हैं वे कहलाते हैं विषमांगी। और समांगी कौन होते हैं? जिसके सारे भाग जो है ना एक समान होते हैं वे कहलाते हैं समांगी। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल, हमें पता है कि नमक की जो प्राप्ति होती है अधिकांशतः समुद्र के द्वारा, समुद्र से होती है। और समुद्र के द्वारा जो नमक हम निकालते हैं तो उनको ना वाष्पीकरण विधि के द्वारा हम वहां से नमक की प्राप्ति करते हैं। उनके जल को क्या किया जाएगा? कहीं कहीं गड्ढे बना बना के और वहां पे पानी को वहां डाल दिए जाएंगे और पानी जैसे वाष्पीकृत हो जाएगा तो वहां से हम नमक को निकाल लेंगे और फिर उसमें आयोडीन मिलाएंगे, कुछ रसायन और मिलाकर, फिर तब जाके खाने के लिए यूज करेंगे। ये नहीं कि वही नमक खाएंगे, उसमें आयोडीन नहीं होता है, बाहर से मिलाना पड़ता है। ठीक ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया साथ साथ होती है उसे क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण और संघनन, वाष्पीकरण का मतलब होता है कि द्रव का वाष्प के रूप में बदलना और संघनन का मतलब हुआ कि वाष्प का फिर क्या ठोस के रूप में बदलना। तो ये हमारा एक साथ जो प्रक्रिया होता है वो किस में होता है? आसवन में होता है। किस में होता है? आसवन में। अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक को अलग किया जाता है तो एक विधि है उधर्वपातन विधि। कौन सी विधि? उधर्वपातन विधि, जिसमें कि किसी पदार्थ को, ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो सीधे वाष्प में, ठोस को गर्म करने पर वो किस में जाए? ठोस को अगर गर्म किया जाए, इसको अगर गर्म किया जाए, गर्म किया जाए तो ये सीधे कहां जाएगा? वाष्प में जाएगा, वाष्प में। ठीक ना? और ठंडा, सॉरी ऊपर लिख दे गर्म, और ठंडा करने पर कहां आएगा? सीधे ठोस में। ठंडा करने पर सीधे आएगा ठोस में। तो इस प्रकार से हमें जनरली पता है कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो द्रव में जाए, द्रव से फिर वाष्प में जाए। बट कुछ पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधे वाष्प में और वाष्प से ठंडा करने पर सीधे ठोस में आते हैं। तो ये ना उधर्वपातन विधि का यहाँ उपयोग होता है। ठीक ना? अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक को अलग किस विधि से किए जाते हैं? तो उधर्वपातन विधि से। नमक तथा चीनी, जल में क्या होता है? तो नमक और चीनी हम लोग जनरली देखते हैं अपने घरों में, क्या होते हैं? तो घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब फिटकरी को रसायन के साथ मिलाकर, मतलब फिटकरी को रसायन के साथ मिलाकर ठोस कणों के जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ना अस्कंदन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अस्कंदन। फिटकरी का उपयोग करके कुछ रस पदार्थों को क्या किए जाते हैं? मतलब ठोस के रूप में जमाते हैं। जब अनाज के दाने को बाली या डंठल से अलग करते हैं तो उस क्रिया को क्या करते हैं? तो आप समझ सकते हैं गेहूं का जो डंठल से गेहूं को अलग किया जाए तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। दौनी भी बोलते हैं इसको आम भाषा में, दौनी या दौरी। ठीक ना? पौधे का भूमि से ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो पौधे से जो भूमि का ऊपरी भाग है ना वो कहलाएगा प्रोह तंत्र। क्या कहलाएंगे? प्रोह तंत्र। पुष्प या फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? नर के बारे में बोला है तो नर का क्या हो जाए? पुंकेसर। और मादा का पूछता है तो क्या हो जाता है? स्त्री केसर। चलिए, फूल में मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? अब स्त्री केसर तो है ही नहीं, है ना? तो ये चल जाए आपका, फूल में मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? अंडा, अंडाशय, पुमंग, स्त्री केसर होता है सब मिलकर, लेकिन नहीं है तो इनमें से सभी। ठीक ना? सॉरी आगे बढ़ना है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। इनमें से कौन सा पौधा अपनी जड़ों में भोजन संग्रहित करता है? तो कौन है? तो गाजर। कौन है? गाजर ना अपने जड़ों में भोजन संग्रहित करते हैं। कौन मिट्टी से खनिज और जल को अवशोषित करता है? तो इसमें कौन आपको नजर आ रहा है जो मिट्टी से जुड़ा है? वही ना लेगा। अब ये तना, पत्ती, फूल ये सब थोड़े ना मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेंगे, तो कौन लेगा? जड़। कौन लेंगे? जड़। जब प्रत्येक पर्व संधि पर केवल एक पत्ती जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक, यानी कि एकांतर व्यवस्थापन। क्या कहलाएगा? एकांतर। पौधा किसकी उपस्थिति, पौधे किसकी उपस्थिति के कारण अपना भोजन
बनाता है, बनता है नहीं, बनाता है। तो जल, हाँ, इसकी उपस्थिति में बनाता है। क्लोरोफिल, इसकी भी जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी भी जरूरत है। और इनमें से सभी, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ एक और आपका जरूरत है क्या, तो सूर्य प्रकाश। क्या जरूरत है, सूर्य प्रकाश। क्लियर ना, बढ़ते हैं आगे। पौधे का प्रजनन भाग कौन होता है, तना, जड़, फूल, बीज। तो पौधों के प्रजनन भाग कौन होते हैं, तो इनमें हो जाएगा फूल। फूली में नर जननांग और मादा जननांग होता है, ठीक ना। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है होना चाहिए। तो पौधे का रसोई घर, हमारा जैसे रसोई घर क्या कहलाता है, किचन कहलाता है, किचन हाउस मतलब, वैसे ही पौधों का रसोई घर होता है, ठीक ना। किचन ऑफ प्लांट, किचन हाउस ऑफ प्लांट ऐसे बोल सकते हैं। ये कौन हो जाता है, पत्ती। क्यों, क्योंकि पत्ती में ही ना पौधों के भोजन तैयार होते हैं। वहीं पे क्लोरोफिल होते हैं जो सूर्य प्रकाश, सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2 और फिर नीचे से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से पत्ती क्या कहलाएंगे, रसोई घर कहलाते हैं पौधों के। आगे हम बढ़ते हैं। जिस जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ना कशेरुकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कशेरुकी। अगला प्रश्न है हमारा, जिस जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो कशेरुकी है, तो ये क्या हो जाए, अकशेरुकी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो बाहरी भाग हमारा क्या कहलाए, बाह्य कंकाल कहलाए, और अंतर वाला अंतः कंकाल कहलाएगा। अस्थियों का ढांचा जो मानव शरीर को सहारा देता है उसे क्या कहते हैं, तो अस्थियों का ढांचा यानी कि कंकाल तंत्र। क्या कहा जाए, जैसे किसी आदमी के पूरे मांस उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसके बाद से जो उसका स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, ढांचा जो मिलेगी, उस ढांचा को हम क्या बोलेंगे, कंकाल तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंकाल तंत्र। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। पाचन क्या है, समझ सकते हैं, भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, पाचन। और श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। और बाहरी वातावरण से क्या होंगे कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाएंगे, और प्रत्येक कोशिका में ना ग्लूकोज का विखंडन होगा और उसके विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिस स्थान पर दो अस्थियां होना चाहिए, आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संधि, ज्वाइंट। पक्षी उड़ सकती है क्योंकि होती है, तो क्या होती है, खोखली अस्थि भी, पंख भी, धारा रेखित शरीर भी। तो इनमें क्या हो जाइए, सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेरुदंड को किस नाम से जाना जाता है, मेरुदंड को क्या बोले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को। क्लियर ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पसली पिंजर नहीं, पसली पिंजर कितने अस्थियों के जुड़ने से बनी है, तो ये ना 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी, जोड़ी के रूप में इसे बोलेंगे, 12 जोड़ी। यानी कि पसली जो पिंजर है वो कितने अस्थियों के जुड़ने से बने हैं, तो 12 जोड़ी। ठीक ना, 24 ऐसे संख्या बोले जाए तो। एक्सरे का खोज किसने किया था, एक्सरे की खोज ने W.C. रोंटजन ने, W.C. रोंटजन ने। चलिए, तो इस प्रकार से वे वस्तुएं जिसमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो जिसमें जीवन होता है उसे हम सजीव कहते हैं। जिस वस्तु में जीवन है वो सजीव है, और जिस वस्तु में जीवन नहीं है वह निर्जीव है। तो इस प्रकार से हमारे मस्ट BVI 50 प्रश्न संपन्न हुए। ठीक ना, तो आप सभी को वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 हमारी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप जरूर देखेंगे।